हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जस्टिन गार्डन द्वारा लिखित सोफी के संसार का किकेगार्ड भाग पढ़ा था। अब आगे मार्क्स। यूरोप पर एक भयानक साया मंडरा रहा है। हिल्डे अपने बिस्तर से उठी और खाड़ी की ओर खुलने वाली खिड़की के पास गई। जब उसने इस शनिवार को पढ़ना शुरू किया था तब सोफी का 15वां जन्मदिन था। उससे एक दिन पहले हिल्डे का अपना जन्मदिन था। अगर उसके पिता ने सोचा था कि वो कल सोफी के जन्मदिन तक पहुंच पाएंगी तो बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं थे। उसने सारा दिन पढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया था, लेकिन वो सही थे कि जन्मदिन की बधाई बस एक और बार ही मिलेगी। वो तब था जब अल्बर्टो और सोफी ने उसके लिए हैप्पी बर्थडे गाया था। हिल्डे ने सोचा कितना शर्मनाक था। और अब सोफी ने अपने पिता के लेबनान से लौटने वाले दिन ही एक दार्शनिक उद्यान पार्टी में लोगों को आमंत्रित किया था। हिल्डे को पूरा यकीन था कि उस दिन कुछ ऐसा घटेगा जिसके बारे में न तो उसे और न ही उसके पिता को पूरी तरह से पता था। लेकिन एक बात निश्चित थी, उसके पिता के बर्कले पहुंचने से पहले उन्हें एक बड़ा झटका लगेगा। सोफी और अल्बर्टो के लिए वह कम से कम इतना तो कर ही सकती थी, खासकर तब जब उन्होंने मदद की गुहार लगाई थी। उसकी माँ अभी भी नाव घर में ही थी। हिल्डे दौड़कर नीचे टेलीफोन के पास गई। उसने कोपेनहेगन में एनी और ओले का नंबर ढूंढा और उन्हें फ़ोन किया। एने क्वम्सडाल। हाय, मैं हिल्डे हूँ। ओह, आप कैसे हैं? लिलेसेन में सब कैसा चल रहा है? ठीक है, छुट्टी वगैरह के साथ। और पिताजी लेबनान से वापस आ रहे हैं। क्या यह शनिवार नहीं होगा हिल्डे? हाँ, मैं इसके लिए उत्सुक हूँ। दरअसल इसीलिए तो मैं फ़ोन कर रही हूँ। सचमुच? मुझे लगता है कि वह शनिवार 23 तारीख को शाम 5 बजे के आसपास कास्टूम में उतरेंगे। क्या आप उस समय कोपेनहेगन में होंगे? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं सोच रही थी कि आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। क्यों? बिल्कुल। यह एक तरह की विशेष कृपा है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह संभव है या नहीं। अब तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है। हिल्डे ने अपनी योजना का वर्णन शुरू किया। उसने एनी को अंगूठियों के बंडल के बारे में, सोफी और अल्बर्टो के बारे में और बाकी सब कुछ बताया। उसे कई बार अपनी बात से पीछे हटना पड़ा क्योंकि या तो वह या फिर एनी बहुत ज़ोर से हंस रही थी। लेकिन जब हिल्डे ने फ़ोन रखा तब तक उसकी योजना अमल में आ चुकी थी। अब उसे अपनी कुछ तैयारियां शुरू करनी होगी, लेकिन अभी भी काफ़ी समय बाकी था। हिल्डे ने दोपहर और शाम का शेष समय अपनी माँ के साथ बिताया। वे क्रिस्तियानसेंट गए और फिल्म देखने चले गए। उन्हें लगा कि उन्हें कुछ कमी पूरी करनी है क्योंकि उन्होंने पिछले दिन कुछ खास नहीं किया था। जैसे ही वे कजेविक हवाई अड्डे के निकास द्वार से गुजरे, हिल्डे की बनाई जा रही बड़ी पहेली के कुछ और टुकड़े अपनी जगह पर आ गए। उस रात सोने से पहले काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन उसने रिंग बाइडर उठाया और पढ़ना जारी रखा। जब सोफी झाड़ियों के रास्ते से कमरे से बाहर निकली तो लगभग 8 बज रहे थे। जब सोफी वहां पहुंची तो उसकी माँ सामने के दरवाजे के पास फूलों की क्यारियों से खरपतवार निकाल रही थी। तुम कहाँ से आए हो? मैं झाड़ियों के बीच से आई हूँ, हेज के माध्यम से। क्या आपको नहीं पता था कि दूसरी तरफ एक रास्ता है? लेकिन सोफी, तुम कहाँ थी? ये दूसरी बार है जब तुम बस बिना कोई संदेश छोड़े गायब हो गए। माफ़ करना माँ, आज का दिन बहुत ही सुहाना था। मैं लंबी सैर पर गई थी। उसकी माँ खरपतवारों के ढेर से उठी और उसे गुस्से भरी नज़रों से देखा। क्या तुम उस दार्शनिक के साथ फिर से नहीं गई थी? दरअसल मैंने किया है। मैंने आपको बताया था कि उसे लंबी सैर पर जाना पसंद है, लेकिन वह गार्डन पार्टी में आ रहा है ना? हाँ, वह इसके लिए उत्सुक है। मैं भी। मैं दिन गिन रही हूँ। क्या उसकी आवाज़ में थोड़ी सी कड़वाहट थी? एहतियात के तौर पर सोफी ने कहा। मुझे खुशी है कि मैंने जोआना के माता पिता को भी आमंत्रित किया, वरना थोड़ी शर्मिंदगी हो सकती थी। मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो, मैं एक वयस्क की तरह अल्बर्टो से बात करूँगी। अगर आप चाहें तो मेरा कमरा इस्तेमाल कर सकती हैं। मुझे यकीन है कि आपको वह पसंद आएगा। और एक बात, आपके लिए एक पत्र है। इस पर यूएन बटालियन की मुहर लगी है। यह अल्बर्टो के भाई की तरफ से ही होगा। इसे रोकना होगा सोफी।
सोफ़ी का दिमाग तेजी से काम कर रहा था, लेकिन पलक झपकते ही उसे एक तर्कसंगत विचार सूझ गया। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी मार्गदर्शक शक्ति से प्रेरणा मिल रही हो। मैंने अल्बर्टो को बताया कि मैं दुर्लभ डाक टिकटें इकट्ठा करती हूँ और भाइयों के भी अपने फ़ायदे होते हैं। उसकी माँ को तसल्ली मिली। खाना फ्रिज में रखा है, उसने थोड़े अधिक सौहार्दपूर्ण लहजे में कहा। पत्र कहाँ है? फ्रिज के ऊपर। सोफ़ी दौड़कर अंदर गई। लिफाफे पर 15 जून 1990 की मुहर लगी थी। मैंने उसे खोला और उसमें से एक छोटा सा नोट निकला। हमारी रचनात्मक अथक मेहनत ही मायने रखती है जब एक पल में विस्मृत का चक्र समाप्त हो जाता है। सच में सोफ़ी के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। खाना खाने से पहले उसने एक नोट को अलमारी में उन सभी चीज़ों के साथ रख दिया जो उसने पिछले कुछ हफ्तों में इकट्ठा की थी। उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि यह सवाल क्यों पूछा गया था। अगली सुबह जोआना आई। बैडमिंटन का एक खेल खेलने के बाद वे दार्शनिक उद्यान पार्टी की योजना में जुट गए। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि पार्टी में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने की स्थिति में कुछ सरप्राइज़ भी तैयार रखे गए थे। जब सोफ़ी की माँ काम से घर लौटी तो वे अभी भी उसी बारे में बात कर रही थी। उसकी माँ बार बार कह रही थी कि खर्च की चिंता मत करो, और वह व्यंग्य नहीं कर रही थी। शायद वह सोच रही थी कि गहन दार्शनिक अध्ययन के कई हफ्तों के बाद सोफ़ी को फिर से ज़मीन पर लाने के लिए एक दार्शनिक उद्यान पार्टी ही सबसे उपयुक्त उपाय था। शाम ढलने से पहले ही वे हर बात पर सहमत हो गए थे। कागज़ के लालटेन से लेकर इनाम के साथ दार्शनिक प्रश्नोत्तरी तक। इनाम के तौर पर युवाओं के लिए दर्शनशास्त्र की कोई किताब होनी चाहिए। अगर ऐसी किताब होती भी है तो सोफ़ी को इस बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। ग्रीष्म संक्रांति की पूर्व संध्या से 2 दिन पहले गुरुवार 21 जून को अल्बर्टो ने फ़ोन किया। सोफ़ी और अल्बर्टो। अरे हाय, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, धन्यवाद। मुझे लगता है कि मुझे बाहर निकलने का एक बेहतरीन रास्ता मिल गया है। किससे बाहर निकलने का रास्ता? पता है क्या? यह उस मानसिक गुलामी से बाहर निकलने का एक रास्ता है जिसमें हम बहुत लंबे समय से जी रहे हैं, लेकिन योजना के अमल में आने से पहले मैं इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कह सकता। तब तो बहुत देर हो जाएगी क्या? मुझे यह जानना ज़रूरी है कि मैं किस चीज़ में शामिल हूँ। अब तुम भोले बन रहे हो। हमारी सारी बातचीत सुनी जा रही है। सबसे समझदार वाली बात यही होगी कि कुछ भी कहा न जाए। बात इतनी ही खराब है ना? स्वाभाविक रूप से मेरे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण बातें तभी घटित होती है जब हम बात नहीं कर रहे होते हैं। ओह, हम एक लंबी कहानी के शब्दों के पीछे छिपी एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। प्रत्येक अक्षर को मेजर एक पुराने पोर्टेबल टाइपराइटर पर लिख रहे हैं, इसलिए छपी हुई कोई भी चीज़ उनकी नज़रों में नहीं बच सकती। नहीं, मुझे यह पता है, लेकिन हम उससे कैसे छिपेंगे? क्या? बातों के बीच में भी कुछ छिपा हुआ है। मैं बस वही चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ मैं अपनी सारी धुत चालें चल रहा हूँ। मैं समझ गई, लेकिन हमें आज और कल दोनों दिन भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। शनिवार को गुब्बारा ऊपर जाएगा। क्या आप अभी आ सकते हैं? मैं अपने रास्ते पर हूँ। सोफ़ी ने पक्षियों और मछलियों को खाना खिलाया और खाने के लिए सलाद का एक बड़ा पत्ता ढूंढा। गोविंद ने शेरेकन के लिए बिल्ली के खाने का डिब्बा खोला और उसे एक कटोरे में निकाल कर रख दिया। उसके जाते समय वह सीढ़ी पर खड़ी थी, फिर वह झाड़ियों के बीच से निकलकर दूसरी तरफ के रास्ते पर चली गई। थोड़ी दूर आगे जाकर अचानक सोफ़ी की नज़र झाड़ियों के बीच खड़ी एक विशाल मेज पर पड़ी। उस पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था जो शायद हिसाब किताब कर रहा था। सोफ़ी उसके पास गई और उसका नाम पूछा। एबेनेज़र स्क्रूज। उसने अपने बही खातों को फिर से देखते हुए कहा, मेरा नाम सोफ़ी है। मेरा अनुमान है कि आप एक व्यवसायी हैं। उन्होंने सिर हिलाया। और बेहद अमीर? एक पैसा भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे अपने खातों पर ध्यान देना पड़ता है। परेशान क्यों होना? सोफ़ी ने हाथ हिलाया और आगे बढ़ गई। कुछ ही कदम चली कि उसकी नज़र एक छोटे से पेड़ के नीचे अकेली बैठी एक छोटी बच्ची पर पड़ी। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वह पीली और बीमार लग रही थी। सोफ़ी ने उसके पास से गुजरते हुए अपने छोटे से थैले में हाथ डाला और माचिस की डिब्बी निकाली। क्या तुम कुछ माचिस खरीदोगी?
उसने माचिस बढ़ाते हुए सोफी से पूछा। सोफी ने अपनी जेबों में हाथ डालकर देखा कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। हाँ, उसके पास पैसे थे। एक मुकुट मिला। वे कितने हैं? एक मुकुट। सोफी ने लड़की को सिक्का दिया और माचिस की डिब्बी हाथ में लिए वहीं खड़ी रही। 100 साल से भी अधिक समय में आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझसे कुछ खरीदा है। कभी कभी मैं भूख से मर जाती हूँ और कभी कभी ठंड से मेरी जान चली जाती है। सोफी ने सोचा कि अगर जंगल में माचिस बिक्री धीमी हो तो शायद इससे कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन फिर उसे उस व्यापारी का ख्याल आया जिससे वह अभी अभी मिली थी। जब वह इतना अमीर था तो उस छोटी माचिस बेचने वाली लड़की के भूख से मरने का कोई कारण नहीं था। इधर आओ, सोफी ने कहा। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और उसकी पीठ करके उस अमीर आदमी की ओर चल पड़ी। उन्होंने कहा, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस लड़की को बेहतर जीवन मिले। उस आदमी ने अपने कागजातों से नज़र उठाकर कहा, इस तरह की चीज़ों में पैसा लगता है और मैंने कहा था कि एक भी पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन यह उचित नहीं है कि आप इतने अमीर हैं जबकि यह लड़की इतनी गरीब है। सोफी ने यह जोर देकर कहा, यह अन्याय है। अरे बकवास! न्याय तो केवल बराबरी वालों के बीच ही होता है। तुम्हारा इससे क्या मतलब? मुझे कड़ी मेहनत करके ऊपर उठना पड़ा और इसका फल मिला। इसे ही तो प्रकृति कहते हैं। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, उस बेचारी लड़की ने कहा। व्यापारी ने अपने बहीं खातों से नज़रें फिर ऊपर उठाई, फिर उससे अधीरता से अपना कलम मेज पर फेंक दिया। तुम मेरे हिसाब किताब में नहीं हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं जंगल में आग लगा दूंगी, लड़की ने जिद की। इससे वह आदमी उठ खड़ा हुआ, लेकिन लड़की ने पहले ही अपनी माचिस जला ली थी। उसने उसे सूखे घास के एक गुच्छे पर लगाया जो तुरंत भड़क उठा। आदमी ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। भगवान मेरी मदद करे, वह चिल्लाया। लाल मुर्गे ने बांग दी है। लड़की ने चंचल मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। आपको नहीं पता था कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, है ना? अगले ही पल लड़की, व्यापारी और डेस्क सब गायब हो गए। सोफी एक बार फिर अकेली खड़ी थी जब आग की लपटें उसे घेर रही थी। वह सूखी घास को भी और अधिक भूख से खा रही थी। आग को बुझाने में उसे कुछ समय लगा और उसने उसे पैरों से कुचलकर बुझाया। भगवान का शुक्र है। सोफी ने जली हुई घास पर नज़र डाली। उसके हाथ में माचिस की डिब्बी थी। उसने खुद आग तो नहीं लगाई होगी, है ना? जब वह केबिन के बाहर अल्बर्टो से मिली तो उसने उसे सारी घटना बताई। चार्ल्स डिकेंस की कहानी, एक क्रिसमस कैरल में स्क्रूज एक कंजूस पूंजीपति था। आपको शायद हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की कहानी की छोटी माचिस बेचने वाली लड़की याद होगी। मुझे जंगल में उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्यों नहीं? ये कोई साधारण जंगल नहीं है। और अब हम कार्ल मार्क्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह बहुत उचित है कि आपने 19वीं सदी के मध्य युग के भयंकर वर्ग संघर्षों का एक उदाहरण देखा है। लेकिन चलिए अंदर चलते हैं। वहाँ हम मेयर के हस्तक्षेप से थोड़ा अधिक सुरक्षित रहेंगे। एक बार फिर वे झील के सामने खिड़की के पास वाली छोटी सी मेज पर बैठ गए। सोफी को अब भी अपने पूरे शरीर में वह एहसास हो रहा था जो उसने नीली बोतल से पानी पीने के बाद उस छोटी झील में महसूस किया था। आज दोनों बोतलें शेल्फ पर रखी थी। मेज पर एक यूनानी मंदिर का लघु मॉडल रखा था। यह क्या है? सोफी ने पूछा। सब कुछ सही समय पर होगा मेरी प्यारी, अल्बर्टो ने बोलना शुरू किया। जब किकेगार्ड 1841 में बर्लिन गए तो संभवतः वे शेलिंग के व्याख्यानों में कार्ल मार्क्स के बगल में बैठे होंगे। किकेगार्ड ने सुकरात पर कला स्नातक की थीसिस लिखी थी। लगभग उसी समय मार्क्स ने डेमोक्रिटस और एपिकूरस पर डॉक्टरेट की थीसिस लिखी थी। दूसरे शब्दों में प्राचीन काल के भौतिकवाद पर। इस प्रकार दोनों ने अपने अपने दर्शनों का मार्ग प्रशस्त किया था, क्योंकि किकेगार्ड अस्तित्ववादी बन गए थे और मार्क्स भौतिकवादी बन गए। मार्क्स एक ऐतिहासिक भौतिकवाद के रूप में जाने गए, लेकिन हमें आगे चलना होगा। हम उस पर वापस आएंगे। जारी रखिए। किकेगार्ड और मार्क्स दोनों ने अपने अपने तरीके से हेगेल के दर्शन को अपना प्रारंभिक बिंदु बनाया। दोनों हेगेल की विचार शैली से प्रभावित थे, लेकिन दोनों ने उनके विश्व भावना या उनके आदर्शवाद को अस्वीकार कर दिया। शायद यह उनके लिए कुछ ज़्यादा ही दिखावटी था। बिल्कुल, आमतौर पर हम कह सकते हैं कि महान दार्शनिक
प्रणालियों का युग हेगेल के साथ समाप्त हो गया। उनके बाद दर्शन ने एक नई दिशा ली। महान सैद्धांतिक प्रणालियों के स्थान पर हमें अस्तित्ववादी दर्शन या कर्म का दर्शन प्राप्त हुआ। मार्क्स का यही तात्पर्य था जब उन्होंने कहा था कि अब तक दार्शनिकों ने केवल दुनिया की विभिन्न व्याख्याएं की है, महत्वपूर्ण बात इसे बदलना है। ये शब्द दर्शन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। स्क्रूज और छोटी माचिस बेचने वाली लड़की से मिलने के बाद मुझे कोई समस्या नहीं है। मार्क्स का नया मतलब था यह समझाना। मार्क्स के चिंतन का एक व्यवहारिक या राजनीतिक उद्देश्य था। वे केवल एक दार्शनिक ही नहीं थे, वे एक इतिहासकार, एक समाजशास्त्री और एक अर्थशास्त्री भी थे, और वे इन सभी क्षेत्रों में अग्रणी थी। निश्चित रूप से व्यवहारिक दृष्टि से किसी अन्य दार्शनिक का राजनीति में इतना अधिक महत्व नहीं रहा है। दूसरी ओर हमें हर उस चीज़ को मार्क्स के विचारों से जोड़ने से सावधान रहना चाहिए जो खुद को मार्क्सवादी कहती है। मार्क्स के बारे में कहा जाता है कि वे 1840 के दर्शन के मध्य से ही मार्क्सवादी बने, लेकिन उनके बाद ही उन्हें कई बार यह कहना आवश्यक लगता था कि वे मार्क्सवादी नहीं हैं। क्या यीशु ईसाई थे? वह बात भी बेशक बहस का विषय है। जारी रखो। शुरू से ही उनके मित्र और सहकर्मी फ्रेडरिक एंगेल्स ने उस विचारधारा में योगदान दिया जिसे बाद में मार्क्सवाद के नाम से जाना गया। हमारी सदी में लेनिन, स्टालिन, माओ और कई अन्य लोगों ने मार्क्सवादी या मार्क्सवाद लेनिनवाद में अपना योगदान दिया। मेरा सुझाव है कि हम मार्क्स पर ही ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। आपने कहा था कि वे एक ऐतिहासिक भौतिकवादी थे। वे न तो प्राचीन काल के परमाणुवादियों की तरह दार्शनिक भौतिकवादी थे और न ही 17वीं और 18वीं शताब्दी की यांत्रिक भौतिकवादी के समर्थक थे, लेकिन उनका मानना था कि समाज में मौजूद भौतिक कारक ही काफ़ी हद तक हमारे सोचने के तरीके को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार के भौतिक कारक ऐतिहासिक विकास के लिए निश्चित रूप से निर्णायक रहे हैं। यह हेगेल के विश्व दृष्टि से बिल्कुल अलग था। हेगेल ने बताया था कि ऐतिहासिक विकास विपरीत तत्वों के बीच तनाव से प्रेरित होता है, जिसका समाधान अचानक परिवर्तन से होता है। मार्क्स ने इस विचार को आगे बढ़ाया, लेकिन मार्क्स के अनुसार हेगेल का दृष्टिकोण बिल्कुल उलट था। उम्मीद है ऐसा हमेशा नहीं होता। हेगेल ने इतिहास को आगे बढ़ाने वाली शक्ति को विश्व आत्मा या विश्व तर्क कहा था। मार्क्स का दावा था कि यह बात उल्टी है। वे यह दिखाना चाहते थे कि भौतिक परिवर्तन ही इतिहास को प्रभावित करते हैं। आध्यात्मिक संबंध भौतिक परिवर्तन नहीं लाते, बल्कि इसके विपरीत होता है। भौतिक परिवर्तन नए आध्यात्मिक संबंध बनाते हैं। मार्क्स ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि समाज में आर्थिक शक्तियां ही परिवर्तन लाती है और इस प्रकार इतिहास को आगे बढ़ाती है। आपके पास कोई उदाहरण है? प्राचीन काल के दर्शन और विज्ञान का उद्देश्य विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक था। किसी को भी नई खोज को व्यवहार में लाने में विशेष रुचि नहीं थी। वे नहीं थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि समुदाय की आर्थिक जीवन शैली इस प्रकार संगठित थी। उत्पादन मुख्य रूप से दासश्रम पर आधारित था, इसीलिए नागरिकों को व्यवहारिक नवाचारों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह इस बात का एक उदाहरण है कि भौतिक संबंध समाज के दार्शनिक चिंतन को किस प्रकार प्रभावित करता है। हाँ, मैं समझी। मार्क्स ने इन भौतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधों को समाज का आधार कहा। समाज के सोचने का तरीका, उससे मौजूद राजनीतिक संस्थाएं, उनके कानून और सबसे महत्वपूर्ण बात धर्म, नैतिकता, कला, दर्शन और विज्ञान का जो भी स्वरूप है, उसे मार्क्स ने समाज का अधिरचना कहा। आधार और अधिरचना, ठीक है। और अब शायद आप कृपा करके मुझे ग्रीस भाषा समझा देंगे। सोफी ने वैसा ही किया। यह एक्रोपोलिस पर स्थित पार्थेनन मंदिर का मॉडल है। आपने इसे असल ज़िंदगी में देखा है? वीडियो पर, आपका मतलब। आप देख सकते हैं कि इस इमारत की छत बेहद खूबसूरत और अलंकृत है। शायद सामने की ओर झुकी हुई छत सबसे पहले ध्यान खींचती है। इसे ही हम ऊपरी ढांचा कहते हैं। लेकिन छत हवा में तैर नहीं सकती। यह स्तंभों द्वारा समर्थित है। इमारत की नींव बहुत मजबूत होती है, जो पूरे ढांचे को सहारा देती है।
ठीक उसी तरह मार्क्स का मानना था कि भौतिक संबंध समाज में विचारों और अवधारणाओं के हर पहलू को सहारा देते हैं। समाज का ऊपरी ढांचा वास्तव में उस समाज के आधारों का प्रतिबिंब होता है। क्या आप यह कह सकते हैं कि प्लेटो का विचारों का सिद्धांत फूलदान बनाने और शराब उगाने का प्रतिबिंब है? नहीं, यह इतना सरल नहीं है। जैसा कि मार्क्स ने स्पष्ट रूप से बताया, यह समाज के आधार और उनकी अधिरचना के बीच परस्पर प्रभाव है। यदि मार्क्स ने इस परस्पर क्रिया को अस्वीकार कर दिया होता तो वे एक यांत्रिक भौतिकवादी होते, लेकिन चूंकि मार्क्स ने आधार और अधिरचना के बीच एक परस्पर क्रियात्मक या द्वंद्वात्मक संबंध को समझा, इसीलिए हम उन्हें द्वंद्वात्मक भौतिकवादी कहते हैं। वैसे आप यह भी ध्यान दें कि प्लेटो न तो कुम्हार थे और न ही शराब उत्पादक। ठीक है, क्या आपको मंदिर के बारे में कुछ और कहना है? जी हाँ, थोड़ा बहुत। क्या आप मंदिर की नींव का वर्णन कर सकते हैं? ये स्तंभ एक ऐसे आधार पर खड़े हैं जिसमें 3 स्तर या सीढ़ियाँ शामिल है। इसी प्रकार हम समाज के आधारों में 3 स्तरों की पहचान करते हैं। सबसे बुनियादी स्तर को हम समाज की उत्पादन स्थितियाँ कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में समाज को उपलब्ध प्राकृतिक परिस्थितियाँ या संसाधन, ये किसी भी समाज की नींव होते हैं और यही नींव समाज में उत्पादन के प्रकार को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है और इसी प्रकार उस समाज की और उस संस्कृति की प्रकृति को भी निर्धारित करती है। आप सहारा रेगिस्तान में हेरिंग मछली का व्यापार नहीं कर सकते या उत्तरी नॉर्वे में खजूर नहीं उगा सकते। आपने सही समझा। और खाना बदोश संस्कृति में लोगों के सोचने का तरीका उत्तरी नॉर्वे के एक मछली पकड़ने वाले गांव में लोगों के सोचने के तरीके से बहुत अलग होता है। अगला स्तर समाज के उत्पादन के साधन है। मार्क्स का तात्पर्य विभिन्न प्रकार के उपकरणों, औजारों और मशीनों के साथ साथ वहां पाए जाने वाले कच्चे माल से था। पुराने ज़माने में लोग नावों से मछली पकड़ने के स्थान तक चले जाते थे। आजकल वे मछली पकड़ने के लिए बड़े बड़े ट्रोलरों का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, और यहाँ आप समाज के आधार के अगले स्तर की बात कर रहे हैं, अर्थात उत्पादन के साधनों के स्वामी। श्रम विभाजन या कार्य और स्वामित्व का वितरण वही था जिसे मार्क्स ने समाज के उत्पादन संबंध कहा था। अच्छा, ऐसा है। अब तक हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी समाज के उत्पादन का तरीका यह निर्धारित करता है कि वहाँ किस प्रकार की राजनीति और वैचारिक परिस्थितियाँ मौजूद होंगी। यह कोई संयोग नहीं है कि आज हम पुरानी सामंती समाज से कुछ अलग सोचते हैं और हमारा नैतिक आचार संहिता भी कुछ अलग है। तो मार्क्स शाश्वत रूप से मान्य प्राकृतिक अधिकार में विश्वास नहीं करते थे। नहीं, मार्क्स के अनुसार नैतिक रूप से सही समाज में माता पिता द्वारा अपने बच्चों की शादी तय करना कोई संयोग नहीं था। यह इस बात का सवाल था कि खेत का वारिस कौन होगा। आधुनिक शहर में सामाजिक संबंध समय अलग है। आजकल आप किसी पार्टी या डिस्को में अपने भावी जीवन साथी से मिल सकते हैं और यदि आप दोनों को एक दूसरे से पर्याप्त प्यार हो जाता है तो आपको रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी। मैं अपने माता पिता को यह तय करने की इजाज़त कभी नहीं दे सकती थी कि यह मेरी शादी किससे होगी। मैं अपने माता पिता द्वारा यह तय करने को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मेरी शादी किससे होगी। नहीं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप अपने समय की संतान हैं। मार्क्स ने इस बात पर भी जोर दिया कि समाज का शासक वर्ग ही सही गलत के मापदंड तय करता है, क्योंकि अब तक अस्तित्व में रहे सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। दूसरे शब्दों में इतिहास मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि कौन उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होना ही उद्देश्य है। क्या लोगों के विचारों और धारणाएं इतिहास को बदलने में सहायक नहीं होती? हाँ और ना। मार्क्स समझते थे कि समाज की अधिरचना की परिस्थितियां समाज के आधार पर परस्पर प्रभाव डाल सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि समाज की अधिरचना का अपना कोई स्वतंत्र इतिहास होता है। प्राचीन काल के दास समाज से लेकर आज के औद्योगिक समाज तक के ऐतिहासिक विकास को मुख्य रूप से समाज के आधार में हुए परिवर्तनों ने ही निर्धारित किया है। तो आपने कहा, मार्क्स का मानना था कि इतिहास के हर दौर में समाज के 2 प्रमुख वर्गों के बीच संघर्ष रहा है। प्राचीन काल के दास समाज में संघर्ष स्वतंत्र नागरिक और दास के बीच था,
मध्य युग के सामंती समाज में यह सामंती स्वामी और दास के बीच था, बाद में अभिजात वर्ग और नागरिक के बीच। लेकिन मार्क्स ने अपने समय में, जिसे उन्होंने बुजुर्गवा या पूंजीवादी समाज कहा, संघर्ष मुख्य रूप से पूंजीपतियों और श्रमिकों या सर्वहारा वर्ग के बीच था। इसीलिए संघर्ष उत्पादन के साधनों के मालिक और मालिकों के बीच था, और चूंकि उच्च वर्ग स्वेच्छा से अपनी शक्ति नहीं छोड़ते, इसीलिए परिवर्तन केवल क्रांति के माध्यम से ही आ सकता है। कम्युनिस्ट समाज के बारे में क्या? मार्क्स को पूंजीवादी समाज से साम्यवादी समाज में संक्रमण में विशेष रुचि थी। उन्होंने पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का विस्तृत विश्लेषण भी किया, लेकिन इससे पहले कि हम उस पर विचार करें, हमें मानव श्रम के बारे में मार्क्स के दृष्टिकोण पर कुछ कहना होगा। आगे बढ़ो। कम्युनिस्ट बनने से पहले युवा मार्क्स इस बात से चिंतित थे कि काम करने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह एक ऐसा विषय था जिसका विश्लेषण हेगेल ने भी किया था। हेगेल का मानना था कि मनुष्य और प्रकृति के बीच एक अंतःक्रियात्मक या बंधात्मक संबंध होता है। जब मनुष्य प्रकृति को बदलता है तो वह स्वयं भी बदल जाता है, या इसे थोड़ा अलग तरीके से कहें तो जब मनुष्य काम करता है तो वह प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करता है और उसे रूपांतरित करता है। लेकिन इस प्रक्रिया में प्रकृति भी मनुष्य के साथ अंतःक्रिया करती है और उसकी चेतना को रूपांतरित करती है। मुझे बताओ तुम क्या करते हो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कौन हो। संक्षेप में मार्क्स का यही विचार था। हम जिस तरह से काम करते हैं वह हमारी चेतना को प्रभावित करता है, लेकिन हमारी चेतना भी हमारे काम करने के तरीके को प्रभावित करती है। आप कह सकते हैं कि यह हाथ और चेतना के बीच एक अंतःक्रियात्मक संबंध है। इस प्रकार आपके सोचने का तरीका आपके द्वारा किए जाने वाले काम से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इसीलिए बेरोजगार होना निराशाजनक होगा। जी हाँ, बेरोजगार व्यक्ति एक तरह से खोखला होता है। हेगेल को इस बात का बहुत पहले से ही ज्ञान था। हेगेल और मार्क्स दोनों के लिए काम एक सकारात्मक चीज़ है और यह मानव जाति के सार से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो क्या यह किसी कर्मचारी के लिए सकारात्मक होना चाहिए? हाँ, मूल रूप से। लेकिन मार्क्स ने अपनी आलोचना का लक्ष्य पूंजीवादी उत्पादन पद्धति को ही रखा था। वह क्या था? पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत श्रमिक किसी और के लिए श्रम करता है। इस प्रकार उसका श्रम उससे पराया हो जाता है या उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता। श्रमिक अपने काम से विमुख हो जाता है, साथ ही साथ स्वयं से भी विमुख हो जाता है। वह अपनी ही वास्तविकता से संपर्क खो देता है। मार्क्स हेगेल के शब्दों में कहते हैं कि श्रमिक पराक्रमिक हो जाता है। मेरी एक चाची है जो 20 साल से अधिक समय से एक कारखाने में मिठाई पैक करने का काम करती है। इसीलिए मैं आपकी बात आसानी से समझ सकती हूँ। वह कहती है कि उन्हें हर सुबह काम पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर सोफ़ी को अपने काम से नफ़रत है तो यह एक तरीके से उसे खुद से भी नफ़रत करनी चाहिए। उसे मिठाई से नफ़रत है, यह तो पक्का है। पूंजीवादी समाज में श्रम का संगठन इस प्रकार होता है कि श्रमिक वास्तव में दूसरे सामाजिक वर्ग के लिए गुलामी करता है। इस प्रकार श्रमिक अपना श्रम और इसके साथ ही अपना पूरा जीवन पूंजीपति वर्ग को हस्तांतरित कर देता है। क्या यह सच में इतना बुरा है? हम मार्क्स की बात कर रहे हैं और इसीलिए हमें पिछली शताब्दी के मध्य की सामाजिक परिस्थितियों से शुरुआत करनी होगी। अतः इसका उत्तर निश्चित रूप से हाँ है। मजदूर को कड़ाके की ठंड में उत्पादन हॉल में 12 घंटे काम करना पड़ता था। वेतन अक्सर इतना कम होता था कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी काम करना पड़ता था। इससे असहनीय सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई। कई जगहों पर मजदूरी का एक हिस्सा सस्ती शराब के रूप में दिया जाता था और महिलाओं को वेश्यावृत्ति करने अपनी आय बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उनके ग्राहक शहर से सम्मानित नागरिक होते थे। संक्षेप में, जिस स्थिति में मानवता का समाजजनक प्रतीक होना चाहिए था, यानी काम, उसी में मजदूर को बोझ ढोने वाले जानवर में बदल दिया जाता था। यह बात मुझे बेहद गुस्सा दिलाती है। इससे मार्क्स भी बेहद नाराज़ थे और जब यह सब हो रहा था तब बुजुर्गा वर्ग के बच्चे तरोताज़ा स्नान के बाद गर्म
विशाल बैठक कक्षों में वायलिन बजाते थे, या फिर वे अपने 4 कोर्स के भोजन की प्रतीक्षा करते हुए पियानो पर बैठते थे। वायलिन और पियानो लंबी घुड़सवारी के बाद भी उतना ही अच्छा मनोरंजन साबित हो सकते थे। उफ, कितना अन्याय है। मार्क्स भी इससे असहमत थे। एगेलस के साथ मिलकर उन्होंने 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। इस घोषणा पत्र का पहला वाक्य कहता है, यूरोप पर एक प्रेत मंडरा रहा है, साम्यवाद का प्रेत। यह तो डरावना लगता है। इससे पूंजीपति वर्ग भी भयभीत हो गया, क्योंकि अब सर्वहारा वर्ग विद्रोह करने लगा था। क्या आप घोषणा पत्र का अंत सुनना चाहेंगे? जी कहिए। कम्युनिस्ट अपने विचारों और उद्देश्यों को छिपाने से घृणा करते हैं। वे खुलेआम घोषणा करते हैं कि उनके लक्ष्य केवल सभी मौजूद सामाजिक व्यवस्थाओं के बलपूर्वक तख्तापलट से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। कम्युनिस्ट क्रांति से शासक वर्ग कांप उठेगा। सर्वहारा वर्ग के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी बेड़ियों के। उन्हें तो पूरी दुनिया जीतनी है। सभी देशों के मेहनत कशों, एकजुट हो जाओ। अगर हालात उतने ही खराब होते जितना आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने उस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए होते। लेकिन आज हालात निश्चित रूप से बहुत अलग है। नॉर्वे में तो ऐसा है, लेकिन हर जगह नहीं। बहुत से लोग अब भी अमानवीय परिस्थितियों में जी रहे हैं, जबकि वे ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते रहते हैं जिनमें पूंजीपति और भी अमीर होते जा रहे हैं। मार्क्स ने इसे शोषण कहा। क्या आप कृपया उस शब्द का अर्थ समझा सकते हैं? यदि कोई श्रमिक किसी वस्तु का उत्पादन करता है, तो उस वस्तु का एक निश्चित विनिमय मूल्य होता है। हाँ, यदि आप विनिमय मूल्यों से श्रमिकों की मजदूरी और अन्य उत्पादन लागत घटा दें, तो हमेशा एक निश्चित राशि शेष रहेगी। इसी राशि को मार्क्स ने लाभ कहा था। दूसरे शब्दों में, पूंजीपति उस मूल्य को अपनी जेब में डाल लेता है जो वास्तव में श्रमिक द्वारा सृजित किया गया था। शोषण का यही अर्थ है। अच्छा, ऐसा। इसीलिए अब पूंजीपति अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा नई पूंजी में निवेश करता है। उदाहरण के लिए, उत्पादन संयंत्र के आधुनिकीकरण में, इस उम्मीद में भी वह अपनी वस्तु का उत्पादन और भी सस्ते में कर सकेगा और इस प्रकार भविष्य में अपना मुनाफा बढ़ा सकेगा। यह तर्कसंगत लगता है। हाँ, यह तार्किक लग सकता है। अन्य क्षेत्रों में भी लंबे समय में यह उस तरह से नहीं होगा जैसा पूंजीपतियों ने कल्पना की है। तुम्हारा मतलब क्या है? मार्क्स का मानना था कि इसमें कई अंतर्निहित विरोधाभास है। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जो आत्मविनाशकारी है, क्योंकि इसमें तर्कसंगत नियंत्रण का अभाव है। यह तो उत्पीड़ितों के लिए अच्छी बात है ना? जी हाँ, पूंजीवादी व्यवस्था में यह अंतर्निहित है कि वह अपने ही विनाश की ओर बढ़ रही है। इस अर्थ में पूंजीवाद प्रगतिशील है, क्योंकि यह साम्यवाद की ओर जाने वाले मार्ग का एक चरण है। क्या आप पूंजीवाद के आत्मविनाशकारी होने का कोई उदाहरण दे सकते हैं? हमने कहा था, पूंजीपति के पास धन का अच्छा खासा अधिशेष है और वह इसका उपयोग करता है। वह इस अधिशेष का कुछ हिस्सा कारखानों के आधुनिकीकरण में खर्च करता है, लेकिन यह वायलिन सीखने पर भी पैसा खर्च करता है। इसके अलावा उसकी पत्नी विलासितापूर्ण जीवन शैली की आदी हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। वह नई मशीनरी खरीदता है और इसीलिए उसे अब इसे कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं है। वह अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। मैं समझ गई, लेकिन वह इस तरह सोचने वाला अकेला नहीं है, जिसका मतलब है कि उत्पादन को समग्र रूप से लगातार अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। कारखाने बड़े होते जा रहे हैं और धीरे धीरे कम से कम हाथों में केंद्रित होते जा रहे हैं। फिर क्या होगा सोफी? कम से कम श्रमिकों की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए सामाजिक समस्याएं बढ़ रही है और इस तरह के संकट इस बात का संकेत है कि पूंजीवाद अपने विनाश की ओर अग्रसर है। लेकिन पूंजीवाद में कई अन्य आत्मविनाशकारी तत्व भी है। जब भी लाभ को उत्पादन के साधनों में इस तरह से लगाया जाता है कि प्रतिस्पर्धी कीमतों का उत्पादन जारी रखने के लिए पर्याप्त अधिशेष न बचे, हाँ, फिर पूंजीवादी क्या करता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं?
नहीं, मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए कि आप एक कारखाने के मालिक हैं। आप अपना खर्च नहीं चला पा रहे हैं। आप उत्पादन जारी रखने के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं खरीद पा रहे हैं। आप दिवालियापन के कगार पर हैं। तो अब मेरा सवाल है कि आप खर्च कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? शायद मैं वेतन में कटौती कर सकता हूँ। वाह, जी हाँ, आपने वाकई में सबसे समझदारी भरा काम किया है। लेकिन अगर सारे पूंजीपति आपकी तरह समझदार होते, और वे हैं ही, तो मजदूर इतने गरीब हो जाते कि वे सामान खरीद ही नहीं पाते। हम कहते हैं कि क्रय शक्ति गिर रही है, और अब हम सचमुच एक दुष्चक्र में फंस गए हैं। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी निजी संपत्ति का अंत निकट है। हम तेजी से एक क्रांतिकारी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, मैं समझ गई। संक्षेप में कहें तो अंत में सर्वहारा वर्ग उठ खड़ा होता है और उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार जमा लेता है। और फिर क्या? कुछ समय के बाद हमें एक नया वर्ग समाज देखने को मिलता है, जिससे सर्वहारा वर्ग बलपूर्वक पूंजीपति वर्ग का दमन करता है। मार्क्स ने इसे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कहा था, लेकिन एक संक्रमणकारी अवधि के बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की जगह एक वर्गहीन समाज स्थापित हो जाता है, जिससे उत्पादन के साधन सभी के स्वामित्व में हो जाता है, अर्थात स्वयं जनता के। इस प्रकार के समाज में नीति होती है, प्रत्येक में उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। इसके अलावा श्रम अब स्वयं श्रमिकों का ही हो जाता है और पूंजीवाद का अलगाव समाप्त हो जाता है। यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में हुआ क्या? क्या कोई क्रांति हुई थी? हाँ और ना। आज अर्थशास्त्री यह साबित कर रहे हैं कि मार्क्स कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गलत थे, खासकर पूंजीवाद के संकटों के उनके विश्लेषण में। और उन्होंने प्राकृतिक पर्यावरण के शोषण पर अपर्याप्त ध्यान दिया, जिसके गंभीर परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। फिर भी मार्क्सवाद ने बड़े बड़े बदलाव लाए। इसमें कोई शक नहीं है कि समाजवाद एक अमानवीय समाज से लड़ने में काफ़ी हद तक सफल रहा। कम से कम यूरोप में तो हम मार्क्स के समय से कहीं अधिक न्यायपूर्ण और एकजुट समाज में रहते हैं। इसका श्रेय स्वयं मार्क्स और पूरे समाजवादी आंदोलन को जाता है। क्या हुआ? मार्क्स के बाद समाजवादी आंदोलन दो मुख्य धाराओं में विभाजित हो गया, सामाजिक लोकतंत्र और लेनिनवाद। सामाजिक लोकतंत्र, जिसने समाजवाद की दिशा में क्रमिक और शांतिपूर्ण मार्ग का समर्थन किया, पश्चिमी यूरोप का मार्ग था। हम इसे धीमी क्रांति कह सकते हैं। लेनिनवाद, जिसने मार्क्स के इस विश्वास को बरकरार रखा कि क्रांति ही पुराने वर्ग समाज से लड़ने का एकमात्र तरीका है, पूर्वी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में काफ़ी प्रभावशाली रहा। दोनों आंदोलनों ने अपने अपने तरीके से कठिनाइयों और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन क्या इससे उत्पीड़न का एक नया रूप नहीं पैदा हुआ? उदाहरण के लिए रूस में और पूर्वी यूरोप। इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ फिर से हम देखते हैं कि मनुष्य जिस भी चीज़ को छूता है वह अच्छाई और बुराई का मिश्रण बन जाती है। दूसरी ओर मार्क्स की मृत्यु के 50-100 साल बाद तथाकथित समाजवादी देशों में मौजूद नकारात्मक कारणों के लिए उन्हें दोष देना अनुचित होगा, लेकिन शायद उन्होंने उन लोगों के बारे में बहुत कम सोचा था जो साम्यवादी समाज के प्रशासक बनेंगे। शायद कभी कोई वादा किया हुआ देश नहीं होगा। मानव जाति हमेशा लड़ने के लिए नई समस्याएं पैदा करती रहेगी। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा होगा। और यहीं पर मार्क्स का अध्याय समाप्त होता है। सोफी, अरे एक मिनट रुको। क्या तुमने न्याय के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा था? नहीं, यह बात स्क्रूज ने कही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि उसने क्या कहा? अच्छा, खैर, आप और मैं एक ही लेखक हैं। वास्तव में हम एक दूसरे से उतने ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं जितना कि किसी सामान्य पर्यवेक्षक को प्रतीत नहीं होता। तुम्हारा घटिया व्यंग्य फिर से। सोफी, यह तो दोहरा व्यंग्य था। लेकिन न्याय की बात पर वापस आते हैं। आपने कहा कि मार्क्स का मानना है कि पूंजीवाद समाज का एक अन्यायपूर्ण रूप है। आप एक न्यायपूर्ण समाज को कैसे परिभाषित करेंगे? जॉन रॉल्स नामक एक नैतिक दार्शनिक ने निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से इसके बारे में कुछ कहने का प्रयास किया। कल्पना कीजिए कि आप एक प्रतिष्ठित परिषद के सदस्य हैं
जिसका कार्य भविष्य के समाज के लिए सभी कानून बनाना है। मुझे उस परिषद में शामिल होने की कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्हें हर छोटी से छोटी बात पर विचार करना होगा, क्योंकि जैसे ही वे किसी समझौते पर पहुंचेंगे और सभी लोग कानूनों पर हस्ताक्षर कर देंगे, वे सब मर जाएंगे। ओह, लेकिन वे जिस समाज के लिए कानून बनाए हैं उसमें वे तुरंत फिर से जीवित हो उठेंगे। असल बात यह है कि उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि समाज में उनकी क्या स्थिति होगी। ओह, समझी। वह समाज एक न्यायपूर्ण समाज होगा। वह समाज के बीच बराबर उत्पन्न हुआ होगा, पुरुषों और महिलाओं में। यह तो स्पष्ट है, उनमें से किसी को नहीं पता था कि वे पुरुष बनकर जानेंगे या फिर महिला बनकर, चूंकि संभावना 50-50 है। इसीलिए समाज महिलाओं के लिए भी उतना ही आकर्षक होता है जितना पुरुषों के लिए यह आशाजनक लगता है। तो मुझे बताइए, क्या कार्ल मार्क्स का यूरोप वैसा ही समाज था? कदापि नहीं। लेकिन क्या आप संयोगवश भी आज के समय में ऐसे किसी समाज के बारे में जानते हैं? यह एक अच्छा सवाल है। इस बारे में सोचो, लेकिन फ़िलहाल मार्क्स के बारे में कुछ और नहीं होगा। माफ़ करें, अगला अध्याय। तो दोस्तों, यह था जस्टिन गार्डन द्वारा लिखित मार्क्स। आपका इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर।